राजधानी दिल्ली को पूरा देश का दिल माना जाता है, क्योंकि पूरे देश का भविष्य तय करने वाले राजनीतिक, आर्थिक और कानून व्यवस्था को चलाने वाले दिल्ली की गलियारों में ही रहते हैं। दिल्ली को लाल किला से लेकर संसद भवन तक और राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक और भी न जाने ऐसे कई टूरिस्ट प्लेस हैं, जिनकी वजह से राजधानी दिल्ली पूरे देश और विदेश के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली को कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं के लिए भी जाना जाता है, जिन घटनाओं के कारण दिल्ली के दामन को कुछ हत्यारों ने हमेशा के लिए दागदार कर दिया। ऐसी ही एक घटना 90 के दशक में हुई थी, जिसे तंदूर कांड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 90 के दशक से लेकर आज तक इस मर्डर केस को उन घटनाओं में याद किया जाता है, जिन घटनाओं ने पूरे देश और समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ लोगों के अंदर इतनी दरिंदगी और वैसीपन भी हो सकता है। उस समय लोगों के अंदर तंदूर कांड से इतनी दहशत पैदा हो गई थी कि लोगों ने लंबे समय तक तंदूर का खाना खाना बंद कर दिया था। जानेंगे आज की वीडियो में तंदूर कांड की पूरी कहानी। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई क्राइम की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। 2 जुलाई 1995 की रात के करीब 11 बज रहे थे। दिल्ली के जनपद के नजदीक इंद्रप्रस्थ होटल के अंदर बगिया वाले रेस्टोरेंट में आग की लपटें जोर से ऊपर की तरफ उठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो रेस्टोरेंट के अंदर आग लग रही है। रेस्टोरेंट के पास से ही फुटपाथ से गुजर रही सब्जी बेचने वाली अनारों ने जब उस आग को देखा तो वो घबरा गई और चिल्लाती हुई बाहर की तरफ भागने लगी। वहीं दूसरी तरफ जनपद पर दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल गश्त लगा रहे थे। तभी उनके पास सब्जी बेचने वाली अनारों घबराई हुई दौड़कर कहती है, साहब, अशोक यात्री निवास के बगिया वाले रेस्टोरेंट में आग लग गई है। सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू ने बताया कि मैं पेट्रोलिंग करते हुए आया तो उस होटल का बगिया नाम का रेस्टोरेंट थे, उसमें से आग का लपटे दिखाई दिया था। मैं उसी टाइम दौड़ के गेट पर पहुंचा। ये सुशील शर्मा ये कनात लगा के गेट पर खड़े थे ताकि अंदर जाने नहीं दे रहा था। वो कह रहे थे कुछ नहीं है, आप चले जाओ, हम पार्टी का बैनर वगैरह जला रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन मैं वहां से वापस तो मुड़ गया, लेकिन मुझे मन में कुछ डाउट सा लगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं पीछे साइड से, होटल का बैक साइड से जो दीवार है, करीब 8-8.5 फुट का दीवार है, वो दीवार फांद के मैं अंदर गया तो जो दूसरा जो अक्यूज्ड है, जो केशव कुमार है, वो आग को तेज कर रहा था, तो बल्ली से उलट पुलट कर रहा था। उससे भी मैंने पूछा, भाई साहब, आप आग बुझाने की वजह आप तेज क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम पार्टी के बैनर वगैरह जला रहे हैं, कुछ नहीं है। इतने में ही मेरा नजर पड़ा उस लाश के ऊपर, जिसका आंतड़ी बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। तो मुझे डाउट होने पर मैंने केशव से पूछा, भाई साहब ये क्या है? तो केशव ने बोला, ये बकरा बूंद रहा है। लेकिन मैं जो अंदड़ी देखा वो बकरा का अंदड़ी से डिफरेंस थे। तो मैं तसल्ली से जाके, वो तंदूर काफी बड़े थे, उस तंदूर के पास जाकर देखा, बल्ली से उसको थोड़ा हटा के देखा तो वो एक ही लाश थे, जिसका हाथ पैर सब जल चुके थे। सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू ने तुरंत कनाट प्लेस थाने में वायरलेस पर मैसेज भेज दिया। कहा कि अशोक यात्री निवास के बगिया वाले रेस्टोरेंट में एक लाश को जलाया जा रहा है। उस समय कनाट प्लेस थाने के एसएचओ निरंजन सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत बगिया वाले रेस्टोरेंट पहुंच गया। कनाट प्लेस के एसएचओ निरंजन सिंह ने बताया कि मैंने मौका पर अंदर घुसकर जाकर देखा, तंदूर के ऊपर एक चार्ड औरत की लाश पड़ी हुई थी। जो तंदूर है वो तंदूर के ऊपर डेड बॉडी थी, तंदूर के अंदर डेड बॉडी नहीं थी। और जिस तरीके से एक चिता को जलाया जाता है, उस डेड बॉडी को तंदूर के अंदर नहीं डाला हुआ था। बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि बॉडी 70% जल चुकी थी। केवल लाश की हड्डियों पर मांस बचा था, इसलिए बॉडी की पहचान करना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद पुलिस ने सुशील शर्मा के मैनेजर केशव को गिरफ्तार कर लिया, पर पुलिस के आने से पहले सुशील शर्मा वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। उस समय सुशील शर्मा दिल्ली कांग्रेस के नेता और दिल्ली कांग्रेस यूथ के प्रेसिडेंट थे। ये वो दौर था जब दिल्ली और देश में कांग्रेस की सरकार थी। रात के करीब 1 बजे पुलिस आयुक्त मैक्स परेरा की फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से उप पुलिस आयुक्त आदित्य आर्य थे। कहा कि सर, दिल्ली कांग्रेस नेता सुशील शर्मा के जनपद के नजदीक बगिया वाले रेस्टोरेंट में एक लाश को जलाने की कोशिश की गई है। इसके बाद पुलिस आयुक्त मैक्स परेरा तुरंत इंद्रप्रस्थ अशोक यात्री निवास पहुंच गए। एक मुलजिम हाथ पकड़कर काबू कर लिया था और उसका तो चेहरा बिल्कुल गिरा हुआ था और बाकी तो पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे थे, कोई मैप बना रहे थे। बॉडी वहीं पर थी या? बॉडी वहीं थी। बॉडी एक ब्लैक पॉलिथीन के ऊपर
इट वॉज इन अ फीटल पोजिशन, जैसा जब जलाई जाती है बिल्कुल लिम्स तो नज़दीक आ जाते हैं. सो आई मीन इट वॉज अनरिकग्नाइजेबल एक्सेप्ट दैट उनका जूड़ा पीछे का जो बाल जला नहीं हुआ था. और तब तक तंदूर के कंटेंट्स बाहर निकाले हुए थे. उसमें कुछ जो गिरी हुई हड्डियां पड़ी थी, पाजेब पड़े थे. देयर आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक टॉर्सो का फ्रंट पोर्शन तो बिल्कुल लाइक स्टमक बर्स्ट होकर इंटेस्टाइन्स वेर आउटसाइड द दिस थिंग. पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेर वेरी बैडली बर्न्ट. इस बीच दिल्ली पुलिस क्राइम सीन की जांच शुरू कर दी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया. अब तक किसी को यह नहीं पता था कि यह लाश किसी औरत की है या किसी मर्द की है. दिल्ली पुलिस की शुरुआती पूछताछ में बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव ने बताया कि उसे नहीं पता कि ये लाश किसकी है. उसे केवल सुशील शर्मा द्वारा आदेश दिया गया था कि लाश को जलाना है. दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई क्योंकि ये हत्याकांड देश की राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचाने वाला था. उस रात दिल्ली पुलिस ने सुशील शर्मा की खोज में कांग्रेस के दिल्ली ऑफिस पर पूछताछ की, पर पूछताछ के दौरान पता चला कि सुशील शर्मा वहां पर मौजूद नहीं है. दिल्ली पुलिस पूरी रात छानबीन करती रही पर उसके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा. 3 जुलाई 1995 की सुबह तंदूर कांड की खबर अखबारों की पहली सुर्खी बनी. अखबार में लिखा था कि कांग्रेस के एक नेता के रेस्तरां में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश को तंदूर में जलाया गया. टीवी और अखबारों में तरह तरह की सुर्खियां बनाकर इस खबर को देश के सामने पेश किया जा रहा था. जब ये खबर दिल्ली और देश के अन्य जगहों पर पता चली तो लोगों का दिल बैठ गया. पुलिस अब इंतजार कर रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, क्योंकि बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव भी दिल्ली पुलिस के सामने कुछ बताने को तैयार नहीं था. आखिरकार दिल्ली पुलिस का इंतजार खत्म हुआ और डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये बात तो साबित हो चुकी कि ये लाश किसी औरत की है, पर पुलिस को यह नहीं पता चला कि जलने वाली औरत कौन थी. डॉक्टरों ने जब बॉडी के एक्सरे किए तो लाश के गले और सर से 2 गोली बरामद की गई. वहीं दूसरी तरफ जब यह खबर दिल्ली कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता मतलूब करीम को पता चली, वो तुरंत कनाट प्लेस थाने पहुंच गया और लाश की शिनाख्त करने के लिए पुलिस के साथ सरकारी अस्पताल की मोर्चरी पहुंच गया. लाश की हालत इतनी बुरी थी कि उसको पहचानना नामुमकिन था, पर मतलूब करीम ने लाश से बरामद किए गए गहने और अंगूठी से लाश की शिनाख्त की. कहा कि यह लाश नैना सहानी की है. अब तंदूर में जलने वाली लाश को एक नाम मिल गया था. नाम था नैना सहानी का. इस बीच दिल्ली पुलिस ने लाश की शिनाख्त करने के लिए नैना सहानी के माता पिता को अस्पताल की मोर्चरी बुलाया और लाश की शिनाख्त करवाई. पर माता पिता ने यह कहकर मना कर दिया कि यह लाश नैना सहानी की नहीं है. एक तरफ तो तंदूर में जली हुई लाश को मतलूब करीम ने नैना सहानी के लाश के रूप में शिनाख्त की थी, वहीं दूसरी तरफ माता पिता ने इस लाश को नैना सहानी की लाश मानने से इनकार कर दिया. दिल्ली पुलिस अब असमंजस में थी. आखिर करे तो क्या करे. यहीं से हमारे देश में पहली बार डीएनए टेस्ट की शुरुआत हुई. मैंने मशेलकर साहब थे जो मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे साइंटिफिक रिसर्च के वगैरह. सो उनसे बात किया मैंने. उन्होंने डॉक्टर लालजी सिंह को भेजा हैदराबाद से, सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और उन्होंने आकर सैंपल्स लेकर पुलिस द्वारा नैना सहानी की बॉडी से लिए गए सैंपल और उसके माता पिता की बॉडी से लिए गए सैंपलों को डीएनए टेस्ट के लिए लैब भेज दिया. फिर भी हमें और एक भी किया, स्कल सुपर इम्पोजिशन टेस्ट होता है, वो भी कराया. जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर मतलूब करीम से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान मतलूब करीम ने बताया कि नैना सहानी से उसकी मुलाकात दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई थी. मतलूब करीम ने बताया कि वहां पर इन दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी. इसके बाद दोनों ने दिल्ली कांग्रेस यूथ को ज्वाइन कर लिया. उस समय दिल्ली कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा थे. मतलूब करीम ने बताया कि पार्टी के लिए एक साथ काम करते हुए सुशील और नैना एक दूसरे को पसंद करने लग गए और उन दोनों में प्यार हो गया. दिल्ली पुलिस को करीम से बात करते समय कुछ ऐसे खुलासों के बारे में पता चला जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं था. मतलूब करीम ने बताया कि नैना और सुशील ने दिल्ली के एक मंदिर में अपने परिवार के सामने कई महीनों पहले शादी कर ली थी. करीम ने आरोप लगाया कि सुशील शर्मा ने ही नैना सहानी का कत्ल किया है. ये वो समय था जब तंदूर कांड की हर खबर अखबार और टीवी की फ्रंट पेज की सुर्खियां हुआ करती थी. इसके बाद दिल्ली पुलिस उस फ्लैट पर जांच करने के लिए पहुंच गई जहां पर नैना सहानी और सुशील शर्मा रहा करते थे.
जब मैं मौके पर पहुंचा फ्लैट के, तो जगह जगह खून, रिवॉल्वर की एक लेड, एसी की टीवी में बुलेट होल। मौके का इंस्पेक्शन करने से मुझे ये कंफर्म हो गया था कि इस इंसिडेंट में वेपन का, रिवॉल्वर का, फायर आर्म का प्रयोग हुआ है। जांच से ये तो साबित हो चुका था कि इस हत्याकांड को इसी फ्लैट के अंदर अंजाम दिया गया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुशील शर्मा की वो मारुति कार भी बरामद की जिसके द्वारा नैना साहनी की लाश को ठिकाने लगाया गया था। जांच करते हुए पुलिस को उस गाड़ी के अंदर नैना साहनी के ब्लड के ट्रेसेस भी मिले। ये मर्डर केस इतना सेंसिटिव था कि पुलिस अपनी तरफ से इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी। वो हर एक छोटे से छोटे सबूत को इकट्ठा कर कातिल तक पहुंचना चाहती थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने फ्लैट के अंदर मौजूद लैंडलाइन नंबर की कॉल डिटेल भी निकलवाई। कॉल डिटेल से पता चला कि नैना साहनी ने आखिरी कॉल मतलूब करीम को किया था। दिल्ली पुलिस एक बार फिर मतलूब करीम से पूछताछ के लिए उसके घर पहुंच गई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उस रात नैना साहनी उसी से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती सुशील शर्मा से शादी करके की है। शादी को उन्होंने एक सामाजिक तौर पर सबके लिए उजागर नहीं किया था, लेकिन नैना उसको कंटिन्यूअस प्रेस करती थी कि इस शादी को उजागर करो, और इस बात से दोनों में थोड़ा फ्रिक्शन आता था। ये भी बात सामने आई कि नैना ने सुशील के आदत से, सुशील के प्रेशर से, सुशील की एट्रोसिटीज से तंग आकर अपने पुराने मित्र मतलूब करीम से मदद की गुहार की। मतलूब करीम ने उसकी मदद की और उसको बाहर भेजने का, वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी, वहां जाने के लिए जो भी संभव मदद थी वो मदद की। करीम ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में नैना साहनी के रिश्तेदार रहते थे। वे वहां जाकर कमर्शियल पायलट बनना चाहती थी। इसकी उसने पहले ही पढ़ाई पूरी कर रखी थी। इस पर मतलूब करीम ने बताया कि उसने नैना से कहा भी था कि सुशील शर्मा से तलाक ले ले, पर नैना ने कहा कि वो मुझे तलाक नहीं देगा और मैं उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली है। ये बात हो रही थी कि अचानक फोन कट गया। मतलूब करीम ने पुलिस को बताया कि उसके कुछ समय बाद एक बार फिर उस लैंडलाइन नंबर से फोन आया, पर चंद सेकंड बाद फोन कट गया। वहीं दूसरी तरफ कत्ल वाली रात सुशील शर्मा ने गुजरात भवन में गुजरात काडर के एक IAS अधिकारी DK राव के साथ बिताई। वे वहीं से टैक्सी लेकर जयपुर पहुंच गया। वो सुशील उस दौरान दिल्ली छोड़कर तो पहले जयपुर गया था, जयपुर से वो बॉम्बे गया था, बॉम्बे से मद्रास गया था। मद्रास में उन्होंने कॉन्टैक्ट्स से, अपना जो पार्टी कॉन्टैक्ट से एक लॉयर के थ्रू, अनंत नारायण, उनके थ्रू बेल के लिए, एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर लिया। और वो तो एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करके वो तिरुपति चले गए अपना चेहरा बदलने के लिए। तब तक हल्ला मच चुका था कंट्री में, फिर भी मद्रास जज ने उनको एंटिसिपेटरी बेल दे दिया। मैंने बात किया कमिश्नर मद्रास से और मैंने ACP रंगनाथन को भेजा मद्रास में ये बेल एप्लीकेशन फाइट करने के लिए। जब उनको पता लगा इधर आग लगी है मद्रास में, वो उधर से जाकर लॉयर के साथ जाकर बेंगलोर में सरेंडर करने के लिए कोशिश किया। तब उन्होंने जाकर किसी पुलिस वाले जो था उधर, उन्होंने इनको जाकर कहा हमारे यहाँ कर सरेंडर करो। उनको भी इच्छा थी थोड़ा पब्लिसिटी हमें मिले अरेस्ट करने का, और हमें खबर आ गई PTI का, उन्होंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर उधर हमें अरेस्ट कर लिया, कर दिया। सो वो PTI की खबर हमें मिली शाम को, और एक धक्का लगा हमें। सो उस वक्त रात हो रहा था, मैं मीटिंग रखकर कमिश्नर के साथ डिसाइड कर लिया मैं खुद जाऊं, और नहीं तो फ़ायदा था क्योंकि मैं कर्नाटक का था और मेरी पढ़ाई वहाँ हुई थी, मैं वकील भी था उधर पुलिस ज्वाइन करने से पहले। आखिरकार 10 जुलाई 1995 को सुशील कुमार शर्मा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी जब्त कर लिया। गिरफ्तार हुए सुशील शर्मा को पुलिस दिल्ली लेकर आ गई। इस बीच दिल्ली पुलिस के पास DNA रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिससे साबित हो चुका था कि तंदूर में जलने वाली नैना साहनी की लाश थी। अब दिल्ली पुलिस के पास इतने सबूत थे कि सुशील शर्मा का बचना नामुमकिन था। उनमें ऐसा भी न्यूज़ आई थी जो नैना के लेजॉन्स एलिज किया था मिनिस्टर लोगों के साथ। अपने प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, घबरा गए शायद ये क्या है। सो उन्होंने IB से इंक्वायरी रख दी
इनके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी और मिनिस्टर लोग तितर बितर हो गए, सारे घबरा कर हाँ हमारे बारे में कुछ ना कुछ, और कई लोग गलत बोल पड़े। किसी ने कहा मैंने कभी देखा भी नहीं उसको, किसी ने कहा नहीं जब से मैंने दूसरी शादी की उसके बाद मैंने किसी लेडी की तरफ देखा ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जब इंक्वायरी वगैरह होती है क्यों ये केस इतना जो प्रोमिनेंट ले चुका है, और ऑपोजिशन वाले मदन लाल खुराना वगैरह भी फैला रहे थे काफ़ी चीज़ें। और उन्होंने कहा चौहान साहब को जो होम मिनिस्टर थे उनको कहा इसमें थोड़ा खुद देखिए। उन्होंने राजेश पायलट थे उस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम एंड और उनको तो आदेश दिया था तुम ज़्यादा इंटरफियर कर रहे हो और आप इससे परे हटो। उन्होंने होम सेक्रेटरी को कहा खुद जाकर देखने के लिए। बेचारे होम सेक्रेटरी मौके पर पहुंच गए मौका मुलाजा के लिए। अब मजाक की बात है ये सारी चीज़। होम सेक्रेटरी ने मगर पहली चीज़ कहा ये कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर जो है बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुशील शर्मा से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और 2 जुलाई 1995 की उस रात की सच्चाई बताई। डिसीज मृतका नैना साहनी और सुशील शर्मा दोनों मंदिर मार्ग के फ्लैट 8A में मियां बीवी की तरीके से रहते थे। 2 जुलाई 1995 में गोल मार्केट नई दिल्ली सरकारी फ्लैट नंबर 8/2A रात करीब 8:30 बजे नैना साहनी अपने दोस्त मतलूब करीम से फोन पर बात कर रही थी। तभी सुशील शर्मा की घर में एंट्री हो गई। नैना साहनी ने सुशील शर्मा को आते ही फोन रख दिया। इस पर सुशील शर्मा ने कहा कि किसका फोन है, पर नैना ने कहा कि ये कोई रॉन्ग नंबर है। ये कहते हुए अंदर चली गई। सुशील शर्मा को नैना के ऊपर शक हो गया। जब भी वापस आता था तो घर के लैंडलाइन टेलीफोन को चेक कर लेता था। एक बाद में किस से बात हुई है, क्योंकि इससे पहले भी नैना साहनी और मतलूब करीम के साथ अवैध संबंधों के शक में सुशील शर्मा और नैना साहनी के बीच कई बार झगड़ा हुआ करता था। और घटना के दिन जब उसको रीडायल करके आगे से मतलूब का नंबर पता लगा तो फिर उसको ये कंफर्म हो गया कि नैना मतलूब से अभी भी संपर्क रखे हुए है और उसने वेपन का लाइसेंस, रिवॉल्वर का लाइसेंस उसके पास लिया हुआ था। रिवॉल्वर से जानबूझकर उसकी हत्या करने के इरादे से फायर करके उसको गोलियां मारी। पहली गोली रूम के अंदर लगी, एसी में जा लगी। दूसरी गोली नैना की गर्दन पर लगी और तीसरी नैना के सर पर लगी। गोली लगते ही नैना साहनी धड़ाम से फर्श पर गिर गई। फ्लैट की फर्श पूरी तरह खून से लाल हो गई और नैना की मौके पर ही मौत हो गई। सुशील कुमार शर्मा अफसोस करने के बजाय नैना साहनी की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश में लग गया। तब सुशील शर्मा ने बतलाया था कि इंसिडेंट के बाद में उसने डेड बॉडी को पहले पॉलिथीन में रेप किया, फिर चादर में रेप किया, फिर उसको उठा नहीं पाया, ड्रैग करके नीचे तक अपनी मारुति कार में लाया। तो उसके मन में आइडिया आया था ये एक स्वाभाविक है कि अब इसको डिग्गी में तो रख लिया, कार की डिग्गी में, इसको डिस्पोज ऑफ कहाँ करना है। तो उसके दिमाग में यमुना रिवर में उसको डिस्पोज ऑफ करने का एक आइडिया आया। सुशील कुमार शर्मा ने गाड़ी स्टार्ट की और बड़ी तेजी से गोल मार्केट से कनॉट प्लेस की तरफ चल दिया। कनॉट प्लेस की तरफ जाते हुए सुशील कुमार को डर सता रहा था कि शायद कोई पुलिस वाला उसकी तलाशी ना ले ले। इस डर की वजह से वो कनॉट प्लेस को छोड़कर ITO के फ्लाईओवर की तरफ चल दिया, क्योंकि ITO का पुल यमुना की तरफ जाता था। सुशील कुमार शर्मा का मानना था कि ये इलाका सुनसान होने के साथ लाश को यमुना नदी में बहाना आसान था। इस तरह से सुशील शर्मा को लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हुए रात के करीब 9 बज गए। ITO पुल पर वो कभी गाड़ी तेज चलाता तो कभी धीरे चला रहा था। इस बीच उसने लाश को यमुना नदी में फेंकने की 1 या 2 बार कोशिश भी की, लेकिन उस समय पुल पर ट्रैफिक का आना जाना लगा हुआ था। जब उसे यमुना नदी में लाश फेंकने का कोई भी मौका नहीं मिला तो वह वापस दिल्ली कनॉट प्लेस की तरफ चल दिया। लेकिन उस आइडिया को उसने बदल दिया कि कोई देख न ले, और उसने अपने ही रेस्टोरेंट में इसको जलाकर पूरे सबूत को, पूरी डेड बॉडी को नष्ट करने का उसका ख्याल आ गया, जो उसने सेफ सोचा।
इसके बाद नैना की लाश को लेकर करीब 10:30 बजे जनपद के नजदीक अपने बगिया वाले रेस्टोरेंट पहुंच गया और अपने मैनेजर केशव को अपने पास बुलाया। कहा कि रेस्टोरेंट को जल्दी से बंद कर दो, पर केशव ने कहा कि अभी तो खाना भी बचा हुआ है। इस पर सुनील ने कहा कि जो तुमसे कहा गया हो वो काम करो। सुशील कुमार शर्मा ने उन सभी नौकरों को 20 से 25 रुपए देकर घर भेज दिया जो उनके रेस्तरां में काम करते थे। इसके बाद सुशील ने केशव की मदद से नैना की लाश को कार की डिग्गी से बाहर निकाला और उसे धधकते हुए तंदूर के पास ले गए और दोनों ने लाश को तंदूर के ऊपर रख दिया। क्योंकि तंदूर का मुंह छोटा था इसीलिए नैना की लाश अंदर नहीं जा पा रही थी। इस बीच इन दोनों ने लाश को चाकुओं से काट कर तंदूर में डालने की कोशिश की, पर जल्दबाजी में ये दोनों नैना की लाश से कुछ ही हिस्सों के टुकड़े कर पाए। पूरी लाश को तंदूर के ऊपर रखकर जलाने की कोशिश करने लगे, पर फिर भी नैना की लाश तंदूर के अंदर और उसके ऊपर धीरे धीरे जल रही थी। लाश को जल्दी से जलाने की कोशिश में सुशील शर्मा ने केशव को जल्दी से मक्खन के 4 बड़े पैकेट लाने को कहा। जैसे ही इन लोगों ने मक्खन के पैकेट तंदूर के ऊपर रखी लाश पर डाले तो तंदूर के अंदर आग भड़क उठी। क्योंकि रेस्टोरेंट की दीवार करीब 6 से 8 फुट ऊंची थी, पर फिर भी बगिया रेस्टोरेंट के प्रांगण में ऐसा लग रहा था कि मानो आग लग गई हो। सब कुछ करने के बाद हमें चार्जशीट फाइल कर लिया। 26 डेज के अंदर हमें चार्जशीट कोर्ट ने डाल दी है। दिल्ली पुलिस के द्वारा जुटाए गए सारे सबूतों के आधार पर सुशील कुमार शर्मा और केशव को अदालत में पेश कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इस बीच सुशील शर्मा द्वारा दिल्ली पुलिस के सामने दिए गए बयानों से कोर्ट के अंदर मुकर गया। कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा ये बयान उसे जबरदस्ती लिया गया है। सालों चली कोर्ट की कार्रवाई के बाद केशव, जो कि सुशील कुमार शर्मा के बहुत ही नजदीकियों में माना जाता था, इस बार वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया। केशव और सुशील दोनों ही तिहाड़ जेल में डिटेन थे। पहले तो केशव उसका लॉयल एम्प्लॉई, एक बिल्कुल करीबी होने का कोई शक नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब केशव ने रियलाइज करके अपना मन अप्रूवर बनने का बना लिया और सुशील को इस बात की खबर लगी, तब सुशील ने केशव को तिहाड़ जेल के अंदर भी डराना धमकाना शुरू किया। और एक इंसिडेंट जो केशव ने मुझे बतलाई, उसको कोई नशीली दवाई दे दी गई और 1-1.5 दिन तक वो जब अपनी नींद से नहीं उठा, तब जेल वार्डन को पता लगा कि इसने 1.5 दिन से खाना भी नहीं खाया है। तब जेल वार्डन को केशव ने बताया कि मुझे ऐसी नशीली दवाई दे दी गई है। उसी दिन उसको उस वार्ड से सेग्रीगेट करके दूसरी वार्ड में डिटेन कराया। इस तरह से कई साल चले कोर्ट की कार्रवाई के बाद 7 नवंबर 2003 को जिला अदालत ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। लोअर कोर्ट के जज ने कहा कि यह एक रियर और रियरेस्ट केस है, इसकी सजा फांसी से कम नहीं हो सकती। दिल्ली लोअर कोर्ट ने केशव को सबूत मिटाने और लाश को ठिकाने लगाने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई। इसके बाद सुशील कुमार शर्मा ने हाई कोर्ट में अपील की। करीब 4 साल चले इस मुकदमे में हाई कोर्ट ने भी साल 2007 में लोअर कोर्ट के फैसले में फांसी की सजा को बरकरार रखा। इसके कुछ समय बाद सुशील शर्मा ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। साल 2007 से और 2013 के बीच सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चला। करीब 6 साल चले इस मुकदमे में साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई रियर ऑफ रियरेस्ट केस नहीं है और ना ही सुशील शर्मा से सोसाइटी को कोई खतरा है। ये उनका पति पत्नी का बीच का मामला था। सुप्रीम कोर्ट के सामने दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट ये था कि सुशील शर्मा का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में सुशील शर्मा की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इसके बाद सुशील शर्मा ने सितंबर 2015 में पैरोल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। सितंबर 2015 में ही उसकी अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, पर कोर्ट के आदेश में ये कहीं भी नहीं था कि सुशील कुमार शर्मा की पैरोल कितने टाइम तक की है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2018 में सुशील कुमार शर्मा की रिहाई की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मुदगल, संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने कहा कि सुशील कुमार अपनी सजा काट चुका है और ज्यादा उसे जेल में नहीं रख सकते। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के SRB के 4 अक्टूबर 2018 के फैसले को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सुशील कुमार शर्मा 23 साल से अधिक जेल में अपनी सजा पूरी कर चुका है। उसे जेल में रखना मानव अधिकारों का हनन होगा। साल 2018 में कोर्ट ने दिल्ली सरकार और LG को आदेश दिया कि वे सुशील शर्मा की जेल की बाकी सजा को माफ कर दे।
और उसे रिहा कर दिया जाए। रिहा होने के बाद सुशील कुमार शर्मा ने कुछ एक पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जेल एक सुधार गृह है। सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि उसने जो अपराध किया है वह बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। इंसान को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। एक पल का गुस्सा इंसान की पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर सकता है। इसके बाद सुशील शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि वह कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। आज भी सुशील कुमार शर्मा दिल्ली में ही एक नए नाम के साथ रह रहा है। वह एक किराए के घर में अपने माता पिता के साथ अपना जीवन जी रहा है। उसे आज भी नैना साहनी के उस हत्याकांड का बहुत ही गहरा अफसोस है। काश उसने उस दिन नैना साहनी की गुस्से में हत्या नहीं की होती तो आज उसका मुकाम कुछ और ही होता। तंदूर कांड की जांच करने वाले अधिकारी मैक्सवेल परेरा ने तंदूर कांड के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम तंदूर इज oven which is legendary of Indian cuisine। तंदूरी जो खाना होता है उसको इस नज़रिया से देखते हैं बिल्कुल। I mean they can't do without these things because it is one of the finest and the, I'll use a word like grandest mode of cooking। ऐसी चीज़ को जो इस्तेमाल किया एक बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, एक रिवल्शन हॉरर जो आपके मन में पैदा होता है, उन दिनों में समझ लीजिए 1 साल बराबर लोगों ने तंदूर खाना बंद कर दिया था और तंदूरी खाना बिल्कुल सफ़र हो गया उस वक्त। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। शुक्रिया।